दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर के व्यापार बाधाओं पर हाल ही में चर्चा की है। बहुत ही शानदार सवाल होने वाला है। देखिए, अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर जो पेपर 2 के अंदर जो टाइटल लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो टाइटल लिखा हुआ है, इसका सही मायने में अर्थ यह है कि भारत के अन्य देशों से संबंध क्या है। इस टाइटल की अगर विस्तृत व्याख्या की जाए कि क्या क्या पूछा जा सकता है इस टाइटल में, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास एक व्यू पॉइंट उपस्थित हो। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इन जनरल सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे फिर वो सार्क हो, बिम्स्टेक हो, आसियान हो, नाटो हो, WTO, जितने भी हो, वो सब इसी का हिस्सा है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट का। नंबर 1, मतलब कल को मैं कई बार आपके दिमाग में भी आता होगा, आपको कैसे पता कि पेपर 2 का हिस्सा है, मैं वही सब बता रहा हूं। दूसरा जो है ना, भारत का किसी देश के साथ संबंध, भारत का किसी देश के साथ संबंध, जैसे अब सर 195 देश हैं, UN के अंदर 193 से ज्यादा देश रजिस्टर्ड हैं, तो ये बताइए क्या हम सबके साथ संबंध नोटिस करेंगे? जी नहीं। दुनिया में संबंध भारत के द्वारा 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब? एक संबंध को कहते हैं CECA और एक को कहा जाता है CEPA। ये 2 प्रकार के एग्रीमेंट हैं जो इंडिया वर्ल्ड के साथ करता है ना। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है? CECA प्रकार के जो संबंध है या दोस्ती जो है, ये तुलनात्मक रूप से कम दोस्ती है। अच्छा, ऐसे समझिए, ये वैसी वाली दोस्ती है कि अगर घर में कभी शादी हुई, देखिए आप ऐसे समझिए कि अपने घर परिवार में जब शादी वगैरह, फंक्शन वगैरह होते हैं, तो हम अपने थोड़े दूर के रिश्तेदारों को भी आमंत्रित कर लेते हैं कि ठीक है भाई, अभी तो हमारे करीबी ही आते, लेकिन चलो तुम्हारे भी जानने वालों को ले आना। ये तो हुआ शादी का माहौल। लेकिन एक होती है बर्थडे पार्टी, है ना, जिसमें आप एकदम घर घर के लोगों को ही बुलाते हैं, जो एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, एनी टाइम आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपके बर्थडे पार्टी वाले लोग हो गए। तो ये समझिए कि CECA टाइप का जो संबंध है, ये तो हो गया शादी जैसा फंक्शन। इसमें भी आपने हर किसी को न्योता नहीं दे दिया कि भाई तुम भी चले आना, जो दिख गया उसको कह दिया कॉलोनी के अंदर से कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ऐसे नहीं होता ना, जिनसे आपका व्यवहार है। तो CECA प्रकार का व्यवहार जो है, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, यानी कि इस प्रकार के अंदर हम सहयोग की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो CEPA प्रकार का है, इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते हैं। यानी कि भारत के जो संबंध है, विदेशी संबंध, अब जब भी आप देखें किसी भी देश के बारे में, रिलेशन पढ़ें, तो इसी अंदाज पे पढ़िएगा कि इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जो टाइटल खुद से दिमाग में रखें कि भारत का किसके साथ संबंध? जापान के साथ संबंध, भारत का साउथ कोरिया के साथ संबंध, रशिया के साथ संबंध, US के साथ संबंध, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध। ये इन देशों को क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से अधिकांश देशों से हमने CEPA नामक एग्रीमेंट किया हुआ है। अब आ गई बात समझ में? यानी किसी देश के साथ अगर ये वाला एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि वो आपकी बर्थडे पार्टी वाला दोस्त हो गया, एकदम करीबी निकट सहयोगी हो गया, जिससे आप बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो हम, ऐसा नहीं है, अगर किसी देश के साथ सामान्य व्यवहार चल रहे हैं, सामान्य व्यवहार का मतलब है कि आपने वहां से, आपके यहां पर यात्री आते हैं, तो ठीक है, वो सामान्य व्यवहार है, वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है। अब आज क्यों बता रहा हूं मैं इन बातों को? तो इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत के संबंध CECA और CEPA में आज हम चर्चा कर। अच्छा, आप बताइए, अगर आप मुश्किल से 7 दिन पहले वाले सेशन में उपस्थित रहे होंगे, तो मैंने आपको इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से संबंध बताया था कि भारत ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती करने की सोच रहा है। कौन सी वाली? CEPA प्रकार की। अभी CECA प्रकार की है, कुछ याद आ रहा है? जिसमें कि क्या हो रहा है कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में व्यापार करेगा ट्रेड के अंदर, लेकिन किसान उसका विरोध कर रहे हैं। आयरन स्टील के कारण नहीं, अपितु दूध दही के कारण विरोध कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर के कारण। मैंने आपको पढ़ाया है, आप चाहें तो गूगल करके देख लीजिएगा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया से समझौते का विरोध कर रहे हैं किसान। ऐसा करके मैंने वीडियो डाल रखा है, टेक्निकल टीम आपके सजेशन में उसे डाल देगी, वो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें से हमारा एक करीबी दोस्त जो CEPA वाला है, उसकी चर्चा आज हो रही है।
जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साउथ कोरिया। यही कारण है साथियों कि आज के सेशन में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत और साउथ कोरिया के रिश्तों की है। देखिए, हर सेक्टर के अंदर रिश्ते, कल्चर के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, डिफेंस के अंदर, स्पेस के अंदर, मैंने मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो यहां पर कवर किए हैं। वो आपको इस कंटेंट के साथ साथ पूरे उपलब्ध भी कराए गए हैं, लेकिन जो मेजर टॉकेटिव पॉइंट्स हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन करता चलूंगा और अधिकांश बातें मैंने आपको यहां पर उपलब्ध कराई हैं। जो मेजर समझने के पॉइंट है मैं उन्हें डिस्कस भी करूंगा। तो क्या है? इंडिया एंड कोरिया एम टू अचीव ट्रेड टारगेट ऑफ $50 बिलियन। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे टाइटल जब भी आप लिखें तो अपनी कॉपी में इसे हेडिंग बना के लिखें, इंडिया एंड साउथ कोरिया रिलेशंस। तो पहला टारगेट, पहला टाइटल, इंडिया और कोरिया के रिश्तों के अंदर जो थीम है, यानी कि आज का अपडेट यह है कि हम दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि 2030 तक हम आपसी व्यापार $50 बिलियन तक लेके जाएंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, हर जगह एक ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है, तो अपने वाणिज्य मंत्री, भाई देखिए, व्यापार की बात कौन करेगा? कॉमर्स वाला मंत्री करेगा। कॉमर्स के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। इधर की तरफ से ये हानकू नाम है इनका, ये कोरिया के मंत्री हैं, वही कॉमर्स मिनिस्टर हैं। दोनों की मुलाकात हो गई है, ठीक है ना। इन दोनों की बाइलेटरल मुलाकात 11 जनवरी को हुई और आपने यहां पर इनकी मीटिंग देख ली। बाइलेटरल मीटिंग का मतलब होता है जब दो देश आपस में मीटिंग करने आए, दैट इज बाइलेटरल मीटिंग। तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उनके भी सेम इसी प्रकार से व्यापार वाले मंत्री आपस में बैठ करके दिल्ली की ताज होटल में बतिया लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ? दोनों ने अपने अपने हैंडल से ट्वीट भी कर दिया है। इन्होंने कह दिया कि हम बहुत खुश हुए हैं, और अगर आपको मेरी टेक्निकल बात समझ में आ रही हो तो इस ट्वीट को ढंग से पढ़िएगा। देखिए, यहां पर जो आपने ट्वीट पढ़ा क्या है? डिस्कस की इश्यूज। देखिए, मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं, शायद अब आपको दिखाई, हां दिख जाएगा। डिस्कस्ड की इश्यूज रिलेटेड टू बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिव्यूड प्रोग्रेस ऑन CEPA अपग्रेडेशन। आ गई लाइन समझ में? तो यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, CEPA के अंदर और अपग्रेडेशन कैसे किया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं और बात करते समय कह रहे हैं कि तुम तो हमारे CEPA वाले मित्र हो, तो आपके साथ दोस्ती को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। तो अब साहब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या होता है इन दोनों में अंतर? मैंने उस दिन ऑस्ट्रेलिया वाले केस में भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाता हूं, जो बच्चे नए हैं उनको भी बताता हूं। तो हमने इन सारी बातों को और फास्ट ट्रैक करने की बात की है। तो यहां पर मैंने आपके सामने, देखिए हर जगह यहां पर देखिए फिर से लिखा हुआ है, एग्रीमेंट ऑन गिविंग न्यू बूस्टर टू डिस्कशन ऑन CEPA अपग्रेडेशन नेगोशिएशन। कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो बातें हैं वो CECA और CEPA पर निकल गई, अब CEPA से आगे निकल गई हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर आपके सामने वो बात लिख दी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम अगर इन दोनों की बात करें तो बात का मुख्य मुद्दा फोकस होना चाहिए CEPA के ऊपर और CECA के ऊपर। और मैं आपको यह बता दूं कि भारत और साउथ कोरिया के रिलेशंस की जब बातें की जाएं तो कौन से चैलेंजेस आए उनके बारे में भी चर्चा जरूर की जाएगी। पहले मैं आपको इन दो पॉइंट्स का बेसिक डिफरेंस समझा देता हूं। अंग्रेजी में इसको कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। कॉपरेशन बोले तो सहयोग संगठन, सहयोग की बात की गई है। यहां पर कही गई है पार्टनरशिप की बात। किसकी बात की गई है? पार्टनरशिप की बात की गई है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? जब आप किसी देश के साथ CECA की बात करते हैं तो इनसे बात करते हैं कि ये आपसी व्यापार में, अगर कोई देश भारत के साथ CECA एग्रीमेंट में है, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया हुआ अगर, या मलेशिया हुआ, यदि कोई देश हमारे साथ में CECA एग्रीमेंट में है तो हम प्रयास ये करते हैं कि आपसी व्यापार में उन देशों के साथ में हम जो टैरिफ बैरियर है उसे कम कर दें, यानी कि एक दूसरे से सामान को खरीदते और बेचते समय लगने वाले जो टैक्सेस हैं उन्हें मिनिमम कर दें। मिनिमम कर दें, कितना मिनिमम कर दें? 80% घटा दिया, 90% घटा दिया, ऐसे समझिए। आज राजस्थान में अगर कोई सामान पैदा होता है
और हरियाणा में बिकने जाता है, तो राजस्थान से निकला सामान जब हरियाणा में बिकने जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। मतलब यह हुआ कि स्टेट कोई टैक्स नहीं वसूल रहा है, वही टैक्स है जो जीएसटी के नाम से एक देश एक कर व्यवस्था में लिया गया। ऐसे ही केरल का सामान चाहे पंजाब में बिकने आए या पंजाब का सामान तमिलनाडु में जाए, कोई भी राज्य अतिरिक्त रूप से टैक्स नहीं लेता। इसी को तो हमने देश कहा। जब एक देश है तो इसके अंदर एक कंसोलिडेटेड व्यवस्था भी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रूप से भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे देश आपस में बातचीत करते समय यह कहते हैं, जब आप आपसी राज्यों के बीच में जब व्यापार करते हैं तब आप टैक्स नहीं लेते, तो हमारी मित्रता क्यों ना ऐसी हो जाए कि हम दो देश नहीं बल्कि दो जिस्म एक जान बन के रहें, दो देश संयुक्त रूप से काम करके रहें। इस बीच की दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है कि भाई एक काम करिए, अभी तक तो ये था कि मान लीजिए आपके यहां से सामान हमारे यहां आ रहा है, हमने कस्टम ड्यूटी लाद दी, आपने ज्यादा माल भेज दिया तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी डाल दी, या फिर कुछ भी हमने ड्यूटी उसके ऊपर डाल दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर उसको टैक्सेशन में डाल दिया। अब दोस्ती बढ़ रही है तो चलिए एक काम करते हैं, आपका टैक्स थोड़ा कम करते हैं ताकि आपका सामान हमारे यहां आसानी से आए। लेकिन आप विचार करिए, जब भी कोई आपके पास सामान बेचने आएगा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े बाजार हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, साथ में डेमोक्रेटिक भी है, तो ऐसी स्थिति में सामान बिकेगा भी खूब बढ़िया से। तो मुसीबत क्या है? आपके पास बाजार तो बहुत बड़ा है, खरीदार भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके पास भी तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो दूसरे देश को बेच सको। तो आपका व्यापार, आपका सामान दूसरे देश को बिकेगा तभी तो आपके पास डॉलर आएगा, और जब तक डॉलर खुद के पास नहीं आएगा तो वो जो बेचने वाला आ रहा है उसको भुगतान किस चीज का करोगे? कहने का अर्थ यह है कि हम व्यापार में कभी भी एक तरफा नहीं सोचते कि भैया तुम हमारे मित्र हो तो आओ बेच जाओ। अरे बेच करके पैसा तो हमारा लेके जाओगे ना, तो जब हमारा लेके जाओगे तो हमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है। क्या कि भाई हमारे डॉलर हमारे हैं, पहले तुम थोड़े से हल्के करो डॉलर, अपने मार्केट में भी हमें आजादी दो। जब दो देश आपस में इस तरह से बतियाते हैं तो इन्हें ही बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट हमने CECA लिखा, इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के टैरिफ को कम करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर लगने वाले टैक्स को कम करेंगे। लेकिन जब हम CEPA के एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम इससे एक कदम और आगे निकल जाते हैं तो हमारा जो परसेंटेज का कटिंग है वो पहुंचते पहुंचते कई बार तो इंटरेस्ट फ्री हो जाता है, यानी कि जीरो। आप एक दूसरे के साथ में कोई टैक्स ही नहीं ले रहे, आने दो बढ़िया से सामान, यानी इंडिया का सामान उस देश में, उस देश का सामान इस देश में। यानी अगर मान लीजिए, हां लेकिन यह जरूर है हर सामान को ऐसे अलाउ नहीं करते आप, कुछ विशिष्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे हमें कोरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आता है, या उनको हमारा आयरन या स्टील समझ में आता है, या फिर एल्यूमिनियम समझ में आता है, कुछ निश्चित सामानों को अपने अपने हित के आधार पर ट्रेड पे टैक्स फ्री कर दिया कि चलने दो आराम से। इतना ही नहीं, इसमें एक चीज और अच्छी है, और वो क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? हमारे यहां से अगर कोई व्यक्ति जाके कार्य करने साउथ कोरिया जाए तो उसे काम करने की भी आजादी दी जाए। चलिए मैं आपको दो बातें और बताता हूं। देखो बेटा, क्या है, भारत में जितना भी व्यापार होता है, आपको मालूम है ना, अर्थव्यवस्था के हम 3 चरण पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के। कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है कि आजकल के लगातार सेशन में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, है ना? ठीक है, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। इकोनॉमिक्स में बहुत कम विद्यार्थियों को रुचि होती है, लेकिन जिनको रुचि है उनके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अर्थशास्त्र के अंदर हमने 3 श्रेणी की व्यवस्थाएं पढ़ी हैं, है ना? पहला है प्रथम श्रेणी उत्पादन, द्वितीय श्रेणी उत्पादन, तृतीय श्रेणी उत्पादन। जो प्रथम श्रेणी है, जिसमें कि हमने ग्रास रूट लेवल पर माइंस की बात करी, पौधों की माइंस की बात करी, एग्रीकल्चर की बात करी। सेकेंडरी जो हमारा मार्केट है या सेकेंडरी जो मार्केटिंग व्यवस्था है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें कहते हैं कि ऐसा इकोनॉमिक्स का द्वितीय चरण वो कहलाता है जिसमें इंडस्ट्रीज लगाई जाती हों। तृतीय चरण उसको कहते हैं जिसमें सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हों। तो भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो मतलब इस टर्शरी सेक्टर के अंदर बहुत पहले ही एंट्री कर चुकी, यानी हम सर्विसेज में बहुत अच्छे हैं। हमारे यहां उत्पादन इतने अच्छे नहीं है जितने हमारे यहां पर सर्विसेज अच्छी हैं। यही कारण है कि आपने बहुत बार देखा होगा, हम जब भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में तो सामान का व्यापार होता है। जैसे चीन है, चीन के साथ में हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। वस्तु के मामले में तो हम अच्छे थे ही नहीं,
हम किस मामले में अच्छे हैं? सर्विसेज के मामले में अच्छे हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, इंजीनियर्स अच्छे हैं, है ना, टीचर्स अच्छे हैं, सीएज अच्छे हैं, एडवोकेट्स अच्छे हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीजें हमारे यहाँ बेहतरीन है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अक्सर दुनिया के देश जब भारत से व्यापार करने आते हैं तो भारत से व्यापार करते समय वो क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि हमें सामान का व्यापार करने दो। इंडिया कहता है अगर सामान का यानी वस्तु विनिमय करना है तो इसका मतलब यह हुआ, आपको पता है कि हमारे यहां उत्पादन कम है, हमारे यहां पे तो वस्तुओं का मांग बाहर से ही है, इसी कारण से तो चीन से हम सामान मंगाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में देश हमसे कौन सा एग्रीमेंट चाहते हैं? सीईसीए चाहते हैं कि बस वस्तुओं का आदान प्रदान कर लो। इंडिया कहता है कि देखिए जिसको हम यहां तक ले आए उसको आगे भी लेके जाएंगे। क्यों भाई? आप अच्छे दोस्त बनो और अब भारत के पक्ष में भी बात करो। बोले भारत का पक्ष किस बात में है? बोले भारत का पक्ष इस बात में है कि आप केवल वस्तुएं नहीं अपितु सेवाएं भी लो। यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड जो टैरिफ है ना, उसमें आप केवल और केवल वस्तुओं के आदान प्रदान पर ही फोकस मत करिए, एक कदम आगे चलिए। बोले क्या करेंगे? बोले हमारे लोग आपके यहां काम करने आ सके। देखो आप तो माल बेच के पैसा कमा लोगे हमारे यहां से, क्योंकि आपके यहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी है, आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत अच्छे से बूम कर गया, आप माल बेच के पैसा कमा लोगे। हम आपसे डॉलर कैसे लाएंगे? भाई डॉलर लाने के लिए हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास डॉलर लाने के लिए है हम अपने यहां की पॉपुलेशन को आपके यहां भेजेंगे। वो जब आपके यहां नौकरी करेंगे वहां से वो पैसा कमा करके रेमिटेंसेस के रूप में इंडिया भेजेंगे। याद करिए, आपको मैंने हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ाई थी कि विश्व में सबसे ज्यादा विदेशों से प्राप्त जो धन है, जिसे आप लोग विदेशी मुद्रा के रूप में रेमिटेंसेस के नाम से जाते हैं, विदेशी संप्रेषित धन, उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री जहां पर दुनिया भर से पैसा कमा कमा के देश में भेजा जाता है। कारण इंडिया अपने यहां से सर्विस सेक्टर के लोग एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं ना अपन, पढ़ेगा लिखेगा भारत तभी तो चलेगा अमेरिका। आप सोचिए कि आज नासा के अंदर 35% जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं। तो वो भारतीय वहां गए लेकिन लौट करके तो वतन ही आते हैं ना, पैसा तो देश में ही भेजते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस उन्हीं को खुश करने के लिए तो मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में भारत ने इनके साथ बातचीत करते हुए कहा कि वस्तुएं बेचने के लिए आ जाइए आप, क्योंकि व्यापार में तो ऑब्वियस सी बात है आपके माध्यम से हम ज्यादा आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, निर्यात हम कम करेंगे, लेकिन पैसा आपसे निकालेंगे वापस, और निकालने के लिए हमें आपसे परमिशन चाहिए। बोले क्या? बोले साउथ कोरिया वालों को अंग्रेजी सीखने का बहुत क्रेज है और अंग्रेजी सीखने के लिए तो वाईफाई स्टडी पर ही कम से कम 20 टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए, बात ऐसी है कि इंडिया से इंग्लिश के टीचर जो है ना वो आपके यहां भेजे जाएंगे। यानी सर्विस सेक्टर के अंदर इंग्लिश टीचर भेजने की भारत ने बात कही है कि हम लोग जो है ना यहां से प्रोफेशनल्स में अगर कोई इंग्लिश भाषा सिखाने के लिए आपके यहां आए तो देखिए टीचर किस में आता है? सर्विसेज में आता है। तो इंग्लिश टीचर सिखाने आपके वहां आए तो आप परमिशन दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोले हमारे यहां हर कॉलेज का दूसरा बच्चा कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहता है अगर वो बीटेक कर रहा है। और अगर वो कंप्यूटर साइंस लेता है तो हमारे यहां भर भर के टीसीएस वाले, इन्फोसिस वाले, विप्रो वाले उनको 2.5 लाख रुपए की सालाना नौकरी पर उठा के ले जाते हैं और सपने दिखाते हैं कि बेटा तुम अभी तो चलो, लेकिन तुम्हारा सीधा विदेश में प्लेसमेंट कर देंगे। लड़का भी खुश, घर वाले भी खुश और शादी भी हो जाती है। बोले ऐसी स्थिति में अब आपको हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल इन्हीं को कहा गया जो कॉलेज के अंदर बीटेक किए हुए कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें हमने आईटी प्रोफेशनल नाम दिया। बोले अब आप अपने देश में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी आने की अनुमति दीजिए ताकि हम आपसे डॉलर निकाल सकें। इन बातों को लेकर के यहां बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि सर सुनिए, बातचीत तो सुन के मजा आ रहा है, एक काम करिए, एक टारगेट सेट कर लेते हैं। बोले बताइए। दोनों मिलकर के $50 बिलियन का व्यापार करते हैं। बोले ठीक है, $50 बिलियन का व्यापार करिए। तो बोले $50 बिलियन के अंदर जब हम व्यापार करें तो इंडिया ने कहा देखो यार, ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है कि तुम टेक्नोलॉजी में एकदम बाप टाइप के आइटम हो। देखो मैं आपको दिखा दूं एक बार के लिए, ये भारत की एम्बेसी के अंदर मैं आपको चर्चा बता दूं।
भारत और मतलब कोरिया का जो रिलेशन है, थोड़ा सा इसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिए। रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना बच्चों, ये आज का नहीं है। हम लोगों ने 2009 में इस पे हस्ताक्षर किए थे, 1 जनवरी 2010 से चला आ रहा है, तब से हम इसको बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। अब हमने टारगेट रख लिया है कि 2030 तक हम $50 बिलियन तक इसको पहुंचा देंगे। अब क्या हुआ, हमारी बढ़िया बढ़िया बातचीत हो गई, लेकिन हमको यह भी समझना जरूरी है कि भारत और साउथ कोरिया का जो व्यापार होता है वो व्यापार किस दिशा में है और अभी कितना व्यापार होता है। तो अभी के आसपास जो हमारा व्यापार है वो $21 बिलियन का है। अगर मैं एकदम प्रिसाइज होकर के आपको बताना चाहूं तो मैं वो नंबर लिख करके लाया तो था, पर कहां लिख के लाया था मैं भूल गया। $21 बिलियन के आसपास का हमारा व्यापार है अभी दोनों देशों का मिलकर के, ठीक है ना। मतलब एक लमसम आइडिया आपके सामने मैं यहां पर दिखा रहा हूं। $21 बिलियन का है। जैसे 2018 का आप आंकड़ा देख लीजिए, $21 बिलियन के आसपास है। 2018 में हम लोगों का जो व्यापार था वो $20.82 बिलियन का था, है ना, $20.82 बिलियन का था, जिसमें से हम लोगों ने उनसे $16.36 बिलियन इंपोर्ट किया था। यानी कि एक प्रकार से सामान मंगवाया $16 बिलियन का और बेचा $4.46 बिलियन का। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सोच के देखो 1/4 एक्सपोर्ट है। अगर हम इसी प्रपोर्शन में आगे बढ़े तो जनाब ये 16 दूनी 32 जब होगा तब हम 4 दूनी 8 होंगे। यानी कि इसका भी उतना ही ग्रोथ रेट पर अगर चला और 50 बिलियन टच हो जाएगा तो घाटा किसका ज्यादा होगा, इंडिया का घाटा ज्यादा होगा। यही कारण है कि आप इस पैमाने को देखें, कोरिया के साथ में जब हम लोग व्यापार करते हैं तो $11.9 बिलियन का व्यापार हमारा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में जो ये व्यापार का क्रम हमने आपके सामने लिखा, जितना व्यापार हम इनके साथ कर रहे हैं, तो एक कॉमन सी बात निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि यार इंडिया का व्यापार हो तो जाएगा इनके साथ में, लेकिन व्यापार का घाटा बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अब मैं आपके सामने कुछ कंपनियों के स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं। एक बार कंपनी देखिए, साउथ कोरिया की कौन कौन सी कंपनी इंडिया में व्यापार कर रही है। देखो बेटा, भारत में सैमसंग जो बहुत ही फेमस मोबाइल आता है, टीवी भी आता है और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं, वो भारत में सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया से ही आता है। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है इसलिए हम जूम कर देते हैं। सैमसंग जो है ये भारत में जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, साउथ कोरिया से। हुंडई जो गाड़ियां आप देखते हैं वो साउथ कोरिया से। पॉस्को करके जो स्टील का काम करने वाली कंपनी है, ऐसे सिन्हाने फाइनेंस ग्रुप आता है। किया मोटर्स जो है साउथ कोरियन है। हुंडई मोबिस जो है ये साउथ कोरियन ग्रुप है। केबी फाइनेंस, एसके एचएनएक्स, हैना फाइनेंशियल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब साउथ कोरियन ब्रांड है। इंडिया की कौन सी कंपनी वहां काम कर रही है। अब इंडिया की जो कंपनी वहां काम कर रही है वो कंपनी कौन कौन सी है जरा देखिएगा। इंडिया की जो कंपनी यहां काम कर रही हैं, जैसे इंडो कोरियन पेट्रोलियम कैम है, एल&टी इन्फोटेक है, नोवेलिस कोरिया जो आदित्य बिड़ला ग्रुप की है, विप्रो टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसीज, टाटा डेरा कॉमर्शियल्स, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर और इंडियन ओवरसीज बैंक और एयर इंडिया लिमिटेड। अब आप नोटिस करिए, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो कंसल्टेंसी के नाम पर हमारे द्वारा अधिकांश जो चीजें यहां पर भेजी गई हैं वो सॉफ्टवेयर संबंधित हैं। टीसीएस हमारे यहां का चला गया, विप्रो हमारे यहां का चला गया, एल&टी इन्फोटेक गया है यहां पर, एल&टी कंस्ट्रक्शन वाला नहीं गया है, इन्फोटेक वाला गया है, यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर पर काम करता है। यानी अधिकांश कंपनियां जो हमारे यहां से गई हैं वो कौन सी गई हैं, जो कि यहां जाकर के किसका काम करेंगी, यहां जाकर के टेक्नोलॉजी वाला काम करेंगी। तो ये भारत की तरफ से बड़ी कंपनियां जो वहां जाती हैं, लेकिन इनका नाम आपने इतना नहीं सुना होगा जितना आपने सैमसंग और किया मोटर्स और मोबाइल में हुंडई वगैरह इन सब का सुन लिया होगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ सिंपल है, एलजी वगैरह ये साउथ कोरियन ब्रांड है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। तो कुल जमा बात इन सब की एक निकल के आती है कि भारत और साउथ कोरिया का व्यापार अगर बढ़ना है तो ये सारी बातें चर्चा की होंगी। अब मैं एक चीज आपको और यहां पर बताता हूं, और वो क्या है, भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक बात पर और बात हुई। इंडिया ने कहा कि साहब जब तक हम आपको एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे हमारे यहां पर लाभ नहीं होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप लोगों ने नियम बहुत सख्त कर रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या नियम है। इंडिया जो है ना साथियों, वो बोवाइन मीट होता है ना, बोवाइन मीट मतलब हुआ भैंस का मांस, है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बीफ के नाम से जानते हैं। तो बोवाइन में ये जो जितने भी भैंस है या उसके वंश के जितने भी जीव जंतु हैं, उनका मीट एक्सपोर्ट करने में भारत बहुत ही अग्रणी देशों में से एक है।
साउथ कोरिया भैंस के मांस के लिए या बोवाइन मीट के लिए नंबर 1 देशों में से है, मतलब उन देशों में से जहां पर सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में साउथ कोरिया हमारा बोवाइन मीट परचेज नहीं करता है। बोवाइन मीट परचेज क्यों नहीं करता है? उसने हमारे ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन क्या लगा रखी है? उसने कंडीशन लगा रखी है कि आप लोग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से लिखवा करके दो कि आपके जानवरों के अंदर FMD डिजीज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, दोबारा सुनिए। यह क्या कहता है हमसे? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ, एनिमल हेल्थ से लिखवा करके दो। बोले क्या लिखवा कर दो? बाकी मैं आपको बता दूं साथियों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ जो है इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह क्या बोलता है हमसे कि अगर आपको हमारे पास में सामान भेजना है, जानवर भेजना है, मीट भेजना है, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से लिखवा के दो कि आपके जानवरों में FMD डिजीज नहीं है। अब आप पूछेंगे ये FMD डिजीज क्या होती है? बेटा ये एक वायरस जनित बीमारी है। अब ये कौन सी बीमारी है मैं बताता हूं। हिंदी में आप इसे कहते हैं खुरपका और मुंह पका। यदि याद हो, कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि से अगर बच्चे यहां पर क्लास में हो और नहीं भी हो, तो मोदी जी ने मथुरा से कुछ ही साल पहले, मैं ईयर तो एकदम याद नहीं कर पा रहा हूं, इस बीमारी से बचने के लिए संपूर्ण भारत में एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था। भारत के सभी जानवरों के अंदर इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चलाया था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। FMD, इसको हिंदी में कहते हैं खुरपका मुंह पका। पकने का मतलब क्या होता है? यहां पर क्या होता है? फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है। इसमें जो गौवंश है या भैंस वंश जो है, इनके साथ क्या होता है ना, इनके मुंह के जो आसपास का एरिया है वो स्वेलिंग हो जाती है उसके ऊपर, और वहां पर पस पड़ जाता है। ऐसे ही पैरों के अंदर भी पैर जानवर के फूल जाते हैं, उसमें पस पड़ जाता है। यह भारत में पाई जाने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है, जिसमें से जानवर को परेशान होना पड़ता है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में भारत का जो जानवर है वो विश्व में इसी रूप में जाना जाता है कि ये मीट में उसी जानवर को उपयोग में लेते हैं जिस जानवर के अंदर ये बीमारी हो गई हो। अदरवाइज तो ये बकायदा जानवर का तब तक उपयोग करते हैं जब तक वो दूध देता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जानवरों की ये विशेषता बन गई कि ये लोग एक्सपोर्ट में उन जानवरों को जो बीमार हो चुके हैं उनको ही काम में लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जब जानवर बीमार है उसी को मार के बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कोरिया वाले हैं वो हमसे कहते हैं कि आप इससे लिखवा करके दो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से कि यहां पर हमारे जानवरों में वो बीमारी नहीं है। पीयूष गोयल जी ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो लिखा के दो। अब हमको भी पता है कि लिखवा के देंगे तो भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बीमारियां हैं। अब इतने सारे जानवर कैसे चेक करें? हर जानवर की सैंपलिंग करो, सैंपलिंग करके कंफर्मेशन करो, फिर भेजो। ये अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने अपनी तरफ से इनको क्या एग्रीमेंट दिया, जैसे होता है ना, अपन क्या होता है, जैसे कहीं से दूध लेके आते हैं, दूध खरीद के लाते हैं, गाय भैंस का दूध निकलवा के लाते हैं। डेयरी का दूध आप सीधा परचेज नहीं करते। अगर लेके आते हो तो गाय भैंस का दूध वाला क्या बोलता है आपसे? वो कहता है भाई साहब देखो, आपको दूध लेना है तो लो, नहीं तो फलाने सिंह, गुप्ता जी, शर्मा जी, सिंह साहब, वो सब दूध ले रहे हैं हमारी गाय का, और उन सबको देख लो, पूछ लो उनसे कि कितना बढ़िया दूध है हमारी भैंस का। ऐसी स्थिति में भारत ने भी बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया। हमने इस बात को थोड़ा डेविएट कर दिया। हमने उनसे कहा देखो, मॉरिशस हमसे भैंस का मांस खरीदता है, ब्रुनेई खरीदता है, मालदीव खरीदता है, सेशेल्स खरीदता है, फिलीपींस खरीदता है। ये सब लोग हमसे बोवाइन मीट परचेज करते हैं और बिना किसी भी सर्टिफिकेट के करते हैं। उनके यहां किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई क्या? बोले साहब नहीं हुई। तो नहीं हुई तो परचेज कर लो। फिर वो बोलता है कि नहीं साहब, हमें जो है ना डर है कि ये वायरस इंसान में आ गया, जानवर से। तो बोले देखो, आपको जो डर है ना वो दूसरी बीमारी का है। अब इंडिया ने थोड़ी साइंस भी पढ़ाई इनको, क्या आप भी सुनिएगा। ये कोई मैं ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूं, ये सारी बातें चर्चा के विषय हैं जो हुए हैं, बस सुनते जाइए आप आराम से। फिर क्या हुआ? बोले अब देखो, आपके यहां पर जो जानवर जा रहा है, आपको डर है कि वो बीमारी जानवर से इंसान में ना आ जाए। असल में वो जानवर से जानवर में रहने वाली बीमारी है, इंसान में नहीं आती वो बीमारी। ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। तो उनने कहा नहीं साहब है। बोले अरे महाराज, वो एक और बीमारी है जो इंसान में पाई जाती है, उसको फुट एंड माउथ डिजीज नहीं कहते, उसे हैंड, फुट और माउथ डिजीज कहते हैं। बोले अब ये भी कोई नई बीमारी है क्या? बोले हाँ,
FMD डिजीज के अलावा एक और बीमारी भी है, जैसे हैंड बीमारी, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। बोले ये कौन सी है? बोले ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये इंसानों में पाई जाने वाली बीमारी है, भारतीय जानवरों में ये बीमारी नहीं पाई जाती है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा उनको तकनीकी रूप से समझाया गया है। अब देखते हैं यहां से आगे क्या होता है। कोरिया वालों को हमने बहुत कुछ समझा दिया। आपको मालूम होना चाहिए लास्ट ईयर ही हमने यहां पर भारत के अंदर जो एक पार्क स्थापित किया था फ्रेंडशिप पार्क के नाम से। कहां पर स्थापित किया था फ्रेंडशिप पार्क? हम लोगों ने साउथ कोरिया के साथ में मिलकर के हमने कैंटोनमेंट एरिया जो है ना दिल्ली कैंट का, वहां पे फ्रेंडशिप पार्क का भी निर्माण किया था। आपको हाल ही में याद होगा सरयू नदी के तट पर हमने साउथ कोरिया की मतलब वहां की जो प्रिंसेस हुआ करती थी उनके याद में भी यहां पर एक पार्क का निर्माण किया है। यह कल्चरल रूप से हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं, जिसको नाम दिया था हमने क्वीन हांग ही ओके मेमोरियल पार्क, जो कि अयोध्या में बनाया गया है। ये तमाम बातें कोरिया के साथ में हमारे रिलेशंस की हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को कोरिया के रिलेशंस के बारे में जानकारी पता चली होगी। अगर पता चली हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पहली बार किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इतना विस्तार पूर्वक मुझसे सुना होगा। कारण यह है कि बहुत कम देशों के साथ इन बातों पर नेगोशिएशन होता है, तो उनमें से एक है ये। काफी ज्यादा इस समय हिट टाइटल हो रखा है, इसलिए मैंने इतना डिटेल से मिशन के लिए मैं जानकारी दे दूं। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर के एसएससी, डिफेंस, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस जिसमें कि इंडियन पॉलिटी पूछा जाता हो, उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जेईई, स्टेनो फेज ए, फेज 9, इन तमाम एग्जाम्स जिनमें कि इंडियन पॉलिटी डिटेल से पूछा जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछा जाए, और स्टेट पीसीएस और डिफेंस वाले विद्यार्थी ध्यान दें, उनके लिए हमारी क्लासेस वीकेंड पर चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं तो इन क्लासेस को यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 ज्वाइन करके एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर लें। मेरे रेफरल कोड के साथ होने वाली फ्री क्लासेस भी आज शाम 7 बजे आपको अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर उपलब्ध सब्सक्रिप्शंस में आप 10% का डिस्काउंट अंकित 10 रेफरल कोड लगा के प्राप्त कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी हो, वहाँ पर 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त होता है। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 46,000 में आपको दिया जाता है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएंगे तो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको इसके साथ प्राप्त होता है, ठीक है? बात हो अगर एसएससी की, सेम इसी प्रकार से आप एसएससी के अंदर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7800 रुपए में ले सकते हैं। अंकित 10 यूज करने पर 10% का डिस्काउंट वहां पर भी आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। याद रखिए आज शाम को 7 बजे आपकी फ्री स्पेशल